हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी हमारा वीडियो देख रहे हो। और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नया सेशन स्टार्ट हो गया है। तो अभी बच्चे 9th का पेपर दिए होंगे, बहुत से स्कूलों में चल रहा होगा। बच्चे भी कुछ दिन आराम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या है, आपको पहले बायो का स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, ऐसे। ठीक है, चलिए। आपको 10th क्लास में जो आपके बायोलॉजी की सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, पहले आप वो जान लीजिए। ठीक है, देखो, बायो का जो सिलेबस है, वो सबसे पहला चैप्टर आपका है लाइफ प्रोसेस, फिर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर है आपका रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आवर इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो, कहने के लिए ये चैप्टर्स हैं क्योंकि हर साल क्या करती है, बोर्ड कुछ चैप्टर्स डिलीट कर देती है। ठीक है, या कुछ टॉपिक्स को वो डिलीट कर देती है। तो अभी कुछ दिन में क्या होता है कि अक्सर ये वाला जो चैप्टर है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, अक्सर या तो ये पूरा चैप्टर कट जाता है या तो इसके कुछ टॉपिक्स कट जाते हैं। आवर इन्वायरमेंट में कुछ टॉपिक्स को, माइन्यूट टॉपिक्स को काट दिया जाता है। ठीक है, एवोल्यूशन में भी आपका लगभग एवोल्यूशन वाला जो पोर्शन होता है वो कट कर दिया जाता है, नहीं रहता है। जैसे अभी रिसेंट वाला जो पेपर हुआ आपका, उसमें एवोल्यूशन काट दिया गया था, तो सिर्फ हेरिडिटी आपको पढ़ना था। अब ये जो ऊपर के आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये आपको पूरे पढ़ने हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक तो हो गया रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ प्रोसेस भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो तीनों चैप्टर्स हैं, ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हेरिडिटी आपको, क्योंकि मेंडल से रिलेटेड, आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड, जैसे इसमें आपको पढ़ना क्या है कि माता पिता का जो भी कैरेक्टर्स होता है वो बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, तो कैसे ट्रांसफ़र होता है, कौन ट्रांसफ़र करता है, ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी है वो हेरिडिटी में पढ़नी है। ठीक है, आवर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे वेस्ट मटेरियल हो गया, लिविंग का और नॉन लिविंग का एक इंट्रैक्शन होता है। जैसे हम एयर सांस ले रहे हैं, फूड हम ले रहे हैं, तो उनसे हमारा एक इंट्रैक्शन जो होता है वो हमें सब इसमें पढ़ने हैं। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में क्या करना है आपको, इसमें जनरली कट जाता है बट चैप्टर, फिर इसमें क्या करना है आपको कि जो भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे हवा, पानी, पृथ्वी, मतलब ये जो सब हो गए, उनको आप यूज़ कैसे करते हो, मैनेज कैसे करते हो कि एक लिमिटेड अमाउंट में ही आप यूज़ करो और फ्यूचर जनरेशन के लिए आप उसको बचा कर रखो। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपके पास चैप्टर्स हैं। लाइफ प्रोसेस में क्या करना है आपको, लाइफ प्रोसेस इन द सेंस, अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटेल बताएंगे। बस एक ऐसा समझिए कि एक मानव को ज़िंदगी जीने के लिए जो जो प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे आप लिविंग हो तो आपकी एक बेसिक नीड होगी, जैसे खाना खाना हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, सांस लेना हो गया, एनर्जी प्रोड्यूस करना हो गया, ठीक है, एक्सक्रीशन हो गया, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको इसी में डिटेल पढ़नी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द सेंस हो गया कि जैसे आप किसी भी चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हो, फिर उसको अपनी हिसाब से कोऑर्डिनेट करते हो। जैसे स्टार्टिंग में जब आप साइकिल सीखते हो तो पहले आप साइकिल को, होता है ना कि पहले साइकिल सीखने से पहले उसको होल्ड करना आना चाहिए, उसको थामने आना चाहिए कि आप साइकिल पकड़ पा रहे हो या नहीं। तो पहले आप उसको कंट्रोल करते हो, फिर उसको अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट करके चलाते हो। कार लोग सीखते हैं तो पहले कार पर एक कंट्रोल आता है कि हाँ हम स्टीयरिंग कंट्रोल कर सकते हैं, फिर उसको एक कोऑर्डिनेशन मैनर में चलाते हैं। तो आपकी बॉडी भी, आप चल रहे हो तो आप सीधे चल रहे हो, टेढ़े होके चल रहे हो, या बैलेंस बॉडी का नहीं बन रहा है, या खड़े हो जा रहे हो, या गिर जा रहे हो, जो भी चल रहा है उसमें। ठीक है, तो ये पूरा बॉडी का जो सिस्टम कंट्रोलिंग है वो आपको इसमें पढ़ना है। ठीक, बाकी रिप्रोडक्शन आपका पीढ़ी कैसे, वंश, जनरेशन टू जनरेशन आपका कैसे बढ़ेगी, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैसे आगे वो प्रोसीड होगा, वो इसमें बताया जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के जो आपके पास चैप्टर्स हैं वो 6 हैं, जिनमें से आप ये मान के चलिए 6वां आपका अभी सीबीएसई ने दिया नहीं है डाटा, बट अक्सर ये आपका चैप्टर कट है मिलेगा। बाकी आपके पास है 5 चैप्टर्स, 5 में से ये 3 इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और उसमें हेरिडिटी एक पोर्शन है आपका, एवोल्यूशन भी काट दिया जाता है, तो हेरिडिटी जो पोर्शन है वो आपका इंपॉर्टेंट है मेंडल की वजह से। ठीक है, तो ये आपके टोटल हैं जो आपको इस साल बायो में सिर्फ आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, नोट करना नोट कर लीजिए, और स्टार्ट करते हैं आपका लाइफ प्रोसेस। चलिए, तो हम लाइफ प्रोसेस अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसके चैप्टर्स का जो नेम होता है पहले उसको इंटरप्रेट करिए, उसको ध्यान से रखिए कि चैप्टर का नेम क्या कह रहा है। देखो, चैप्टर का जो नेम जो है वो है लाइफ एंड प्रोसेस। तो लाइफ और प्रोसेस में लाइफ का क्या मतलब है, और प्रोसेस, प्रोसेस सबको पता है एक प्रक्रिया होती है। लाइफ का क्या मतलब होता है, देखो लाइफ का मतलब है कि लाइफ जो होती है आपकी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ मैटर होती है। ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ मैटर इन द सेंस, जैसे
जीवन जो जिंदगी है वो हमको सबको पता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इस पृथ्वी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बोलते हैं कि एटम है भाई। और एटम भी के अंदर भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे ना जाए, हम एटम पर ही रहें, तो ये जो हर बॉडी है वो बॉडी एटम से ही मिलकर बनी है, ठीक है। तो और एटम से अगर बोलते हैं और छुटा जाते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाता है। तो कोई भी मैटर होगा, 9th क्लास में आपने केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ा होगा मैटर की डेफिनेशन की, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सेम वैसे ही लाइफ इज एन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ मैटर। जो जितनी भी आपके चारों तरफ जो भी मैटर हैं उन सभी को एक साथ इकट्ठा करना, एक साथ एक जगह पर ला के रखना और कोई प्रोसेस को परफॉर्म करना, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर एक कोई सर्टेन प्रोसेस परफॉर्म हो जाए, हम जनरली उसी का नाम लाइफ रखे हैं। या दूसरी डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि जो लाइफ होती है वो एक इनहेरेंट कैरेक्टर होती है, ठीक है। इनहेरेंट का मतलब हो गया जो हमें पीछे से मिलता जाता है, ठीक है। जैसे 9th क्लास में आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें सेल थ्योरी थी। तो सेल थ्योरी में आपने पढ़ा होगा रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, दैट न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नए सेल हैं वो कहाँ से आते हैं? अपने पुराने सेल से आते हैं। तो सेम ऐसे ही इनहेरेंट कैरेक्टर का मतलब हो गया वो अपने पीछे वाले से धीरे जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहे हैं। अब होता क्या है कि ये एक इनहेरेंट कैरेक्टर हमारे पास होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट की नॉन लिविंग चीज़ें, जैसे आपका फूड हो गया, आपका एयर हो गया, आपकी ऑक्सीजन हो गई, और बहुत से ऐसी नॉन लिविंग थिंग होगी जिनको आप यूटिलाइज करते हो और एक पर्टिकुलर प्रोसेस को आप परफॉर्म करते हो, दैट इज नोन एज लाइफ, ठीक है। तो ये हो गई तो इसकी डेफिनेशंस। अब हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। एक मानव को जीने के लिए, एक मानव की जिंदगी जीने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है आपका न्यूट्रिशन। भाई न्यूट्रिशन आप लोगे ही लोगे, ठीक है, खाना खाओगे ही खाओगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वो आपका है न्यूट्रिशन। खाना खाने के बाद आप उसको क्या करोगे? डाइजेस्ट करोगे। तो सेकेंड लाइफ प्रोसेस आपका हो गया डाइजेशन, ठीक है। मतलब रखते हैं बट आप अगर चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूट्रिशन हो गया, फिर डाइजेशन हो गया आपका। उसके बाद आपका आएगा रिस्पायरेशन, ये भी आपका एक लाइफ प्रोसेस के अंदर ही है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, और उसके बाद आ गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आपका लाइफ प्रोसेस है। फिर आपका हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये भी आपका लाइफ प्रोसेस हो गया। और उसके बाद आपका हो गया एक्सक्रीशन, तो ये भी आपका टोटल लाइफ प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब क्या है कि बहुत सारी किताबें जो होती हैं इनके अलावा भी एक इंडिविजुअली, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ स्टार बना के, रिप्रोडक्शन को भी लाइफ प्रोसेस कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन आप जानो रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेस का इन द सेंस क्या है? देखो, लाइफ प्रोसेस का मतलब है वो सभी प्रोसेसेस, ठीक है, ध्यान सुनो, लाइफ प्रोसेस का मतलब है वो सभी प्रोसेसेस जो एक इंडिविजुअल को या एक ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए जरूरी होती है, ठीक है। जीने के लिए आप कुछ बेसिक्स प्रोसेसेस को परफॉर्म करोगे। जैसे अब आपको जीना तो आपको खाना खाना पड़ेगा, उस खाने का डाइजेशन होना चाहिए, उस खाने से आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, वो खाना आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, आप सोचने समझने की शक्ति रखते हो, ठीक है, वो भी एक प्रोसेस है आपका। प्लस जो बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल हो रहे हैं, जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं, वो बॉडी से निकलने भी चाहिए। तो ये सब तो आपका एक प्रोसेस है। मतलब इनमें से अगर एक भी प्रोसेस, अगर जैसे खाना नहीं खाओगे तो आप ज्यादा दिन तक नहीं चलोगे, अगर उस खाने का डाइजेशन नहीं हो रहा है तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। रिस्पायरेशन आपका एनर्जी के रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसपोर्टेशन, अगर पूरी बॉडी में एनर्जी वो ट्रांसपोर्ट नहीं होती तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सोचने समझने की, जैसे एक मेडिकल टर्म में आप बोल सकते हो पैरालिसिस या लकवा, तो आप कितने दिन तक उसमें रहोगे? जब पैरालिसिस होगा तो आप जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन तक आप दवा पे चलोगे, फिर डेथ होनी चाहिए। एक्सक्रीशन, अगर वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो वो इकट्ठा होगा बॉडी में, और बॉडी में अगर इकट्ठा होगा तो फिर वो आपको दिक्कत ही करेगा। तो ये कुछ ऐसे 6 लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनको जीने के लिए आपको जरूरी ही है। मतलब इनके अगर ये नहीं होंगे बॉडी में तो आपकी जो लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी। बट
रिप्रोडक्शन क्या है, ऐसा रिप्रोडक्शन के केस में नहीं है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि आप मर जाओगे, नहीं भी करते हो तो भी आप जिंदा रहोगे। तो रिप्रोडक्शन को आप एज अ लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड नहीं कर सकते, आप उसको बाहर से, हाँ बस ये कह सकते हो एक जो एक होती है ना खुशहाल जिंदगी जो होती है, जो जीने के लिए वो रिप्रोडक्शन जरूरी होता है कि हमें भाई वंश बढ़ाना है तो जनरेशन टू जनरेशन हमें पास ऑन करना है, तो हम बस उसके लिए करते हैं। बट एज अ जरूरी नहीं है रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन हो तभी वो होगा। ऐसे बहुत सारे आपको कपल्स मिल जाएंगे जो इनफर्टाइल होते हैं, जो माँ बाप नहीं बन सकते हैं, वो भी जिंदा हैं। ऐसे ही हनी बी में आपको पढ़ाना होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको हेरिडिटी में पढ़ाएंगे हम कि तीन आपकी हनी बी में भी तीन वैरायटीज होती हैं। एक होती है ड्रोन, क्वीन, वर्कर। उसमें जो वर्कर होते हैं वो आपके अनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। और एक आपने वैष्णो देवी जाते समय एक आपने देखा होगा म्यूल, खच्चर जिसे बोलते हैं, घोड़े और गधे का मिक्स करके बनाया जाता है, वो भी इनफर्टाइल होते हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकते, बट फिर भी वो लिविंग है ना। अब आप प्रैक्टिकली सोचो कि वो जो म्यूल है वो न्यूट्रिशन वो भी ले रहा होगा, डाइजेशन वो भी कर रहा है, ठीक है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन सब वो कर रहा है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। वो कह सकते हैं कि वंश आगे नहीं बढ़ सकता, उसको भगवान ने वो नहीं दिया है। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो लिविंग नहीं है, लिविंग तो है, वो लाइफ प्रोसेस तो वो कर ही रहा है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो मतलब यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस में आप रिप्रोडक्शन को इंक्लूड नहीं कर सकते। बाकी ये वो प्रोसेसेस हैं जिनको आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी लाइफ जो है वो नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए लाइफ प्रोसेस में हम कुछ और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो आपके पास कोई नॉन लिविंग है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, अब ये नॉन लिविंग है, इसको हमको कन्वर्ट करना है लिविंग में। तो ये कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, हाउ वुड यू कन्वर्ट एनी नॉन लिविंग बीइंग, एनी नॉन लिविंग थिंग इनटू लिविंग। हालांकि वो पॉसिबल नहीं, बट फिर भी क्वेश्चन बनाना है तो कुछ बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि नॉन लिविंग को लिविंग में कन्वर्ट कैसे करना, मतलब आप क्या कर सकते हो, एक अप्रोच आपका क्या हो सकता है कि नॉन लिविंग लिविंग में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो, अगर हम किसी भी नॉन लिविंग में, ठीक है, किसी भी नॉन लिविंग में अगर न्यूट्रिशन करवा दें, डाइजेशन करवा दें, रिस्पायरेशन करवा दें, एक्सक्रीशन करवा दें, ट्रांसपोर्टेशन करवा दें एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवा दें, ये सारी चीजें हम करवा दें, तो वो आपका जो नॉन लिविंग होगा वो लिविंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब लिखने से अच्छा है हम डायरेक्ट ना लिख दें कि किसी भी नॉन लिविंग के अंदर हम लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करवा दें, तो आपका नॉन लिविंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिविंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल फिर ये आता है, देखो न्यूट्रिशन आप करा सकते हो कि नहीं। देखो न्यूट्रिशन आप, इसकी एक शर्त ये भी है, शर्त ये है, जैसे आप अपनी बॉडी ले लो, एग्जांपल ले लो कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपने एक चीज नोटिस करो, ये सारे प्रोसेसेस आपके बॉडी में एक टाइम पर एक ही जगह साइमल्टेनियस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डाइजेशन कहीं और हो रहा है, रिस्पायरेशन कहीं, आप इधर खाना खाते हो, न्यूट्रिशन आपने लिया, अंदर जाते वो डाइजेशन शुरू, रिस्पायरेशन शुरू, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, एक ही बॉडी के अंदर सारे लाइफ प्रोसेस एक टाइम पर परफॉर्म होते हैं। अगर किसी भी नॉन लिविंग के अंदर, आई रिपीट, किसी भी नॉन लिविंग के अंदर एक टाइम पे अगर सारे लाइफ प्रोसेसेस आपने परफॉर्म कर दिए एक टाइम पर एक ही बॉडी में, तो आपका नॉन लिविंग लिविंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने देखा होगा रोबोट लगभग जो इंसानों की एक मदद ले लिया है, मतलब मदद ले लिया है या जगह ले लिया है पूरा का पूरा। अब रोबोट सारे काम इंसानों के कर रहा है, बट वो कुछ चीजें अभी भी नहीं कर सकता। इंसान इतना आगे हो गया है कि उसने लगभग इंसान को रिप्लेस करने के लिए रोबोट का बनाना दिया, लेकिन अभी भी कुछ चीजें कमी आ रही है। कमी इन द सेंस, हम उस रोबोट के अंदर न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक टाइम पर नहीं करा सकते। अगर हमने ये किसी भी नॉन लिविंग के अंदर एक टाइम पर अगर करा दिया तो हम उसको लिविंग में कन्वर्ट कर ले जाएंगे। और ये जो दिव्य शक्ति है ये सिर्फ भगवान के पास ही है, ठीक है, हमारे पास नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास हो जाएगी, साइंटिस्ट के पास हो जाएगी, तो वो भगवान बन जाएंगे। तो हमारे पास अभी ये नहीं है। अब ये किसी भी सिस्टम के अंदर कैसे करवाना है ये भगवान ही जानते हैं। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट एनी नॉन लिविंग बीइंग इनटू लिविंग बीइंग, तो आप कहोगे टू परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस
साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल बॉडी। सारे लाइव प्रोसेस एक ही बॉडी में साइमल्टेनियसली अगर परफॉर्म करते हैं तो हम उस नॉन लिविंग को लिविंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें और हैं, जैसे अगर सारे लाइव प्रोसेस हो रहे हैं तो इसके लिए हम कुछ एक वर्ड डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जैसे जब सारे लाइव प्रोसेस आपकी बॉडी में परफॉर्म होते हैं तो हमको पता है कि हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है और हम उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म देखो क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जैसे न्यूट्रिशन होगा तो उसका एक अपना प्रोसेस, पूरी एक उसकी अपनी प्रक्रिया, रेस्पायरेशन उसकी पूरी एक अपनी प्रक्रिया, डाइजेशन पूरी एक उसकी अपनी प्रक्रिया, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन सबका अपना अपना एक है। सभी प्रोसेसेस में होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होता है जहां पर कोई केमिकल रिएक्शंस ना होते हों। ठीक है, लोहे में जंग लगना इज अ केमिकल, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शंस है। बाकी पानी एवापोरेट होना, फिर वहां से ठंडा होना, फिर वापस आना, वो भी एक प्रोसेस ही होता है, केमिकल रिएक्शन से होता है, वाटर कन्वर्ट होता है वेपर में। ठीक है, तो एक हर तरीके हर जगह पर आपको एक रिएक्शंस मिलेंगी। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी। सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में परफॉर्म हो रही होंगी उन्हीं को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, अब अच्छा आप देखो, सिंपली आप ये भी बोल सकते हो कि किसी भी नॉन लिविंग के अंदर अगर उसको लिविंग में कन्वर्ट करना है तो किसी भी नॉन लिविंग के अंदर अगर सारे मेटाबॉलिज्म करवा दिया जाए, सारे मेटाबॉलिज्म मतलब सारे लाइफ प्रोसेस, भाई सारे मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया सारे केमिकल रिएक्शंस, और सारे केमिकल रिएक्शंस मतलब सारे लाइफ प्रोसेसेस। तो आप इन शॉर्ट ही बोल सकते हो किसी भी नॉन लिविंग के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म कन्वर्ट परफॉर्म करा दिया जाए तो भी आपका नॉन लिविंग लिविंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये होते हैं दो तरीके के, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म पहले तो देखो याद करने समझो। कैटा, कैटा जरा ध्यान से देखो, कैटा का मतलब हो गया ना, कैटा मतलब कटा। अब कैटा को आप कटा बोल सकते हो, तो कटा, कटा का मतलब आप इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस, अगर किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का अगर ब्रेक डाउन हो रहा है बॉडी के अंदर, अगर आपका कोई चीजें टूट रही हैं तो उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और इसका एग्जांपल जो है वो है आपका रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है। इसमें क्या है, फूड आपका ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वो जब आप पार्टिकुलरली भी टॉपिक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, अभी आप याद कर लो। अगर एक प्रोसेस में तोड़ रहे हो तो कॉमन सेंस है, दूसरे प्रोसेस में आप क्या करोगे, उसको सिंथेसाइज करोगे। तो सिंथेसाइज ऑफ सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस बना रहे होगे, कोई भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस या कहीं भी लिविंग बॉडी में अगर बन रहा होगा तो उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप देख लो, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस सबको पता है क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, इसकी मदद से हम क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म कर सकते हैं। तो वो एक प्लांट है ना, प्लांट एक लिविंग है, लिविंग के अंदर ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है, बन रहा है, तो उस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म बोलेंगे। और अगर कोई भी चीजें लिविंग बॉडी के अंदर टूट रही है तो वो उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर सारे केमिकल रिएक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सारी केमिकल रिएक्शंस मतलब सारे लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूड हो जाएंगे। किसी भी नॉन लिविंग को अगर लिविंग में कन्वर्ट करना हो तो आप मेटाबॉलिज्म ऐड कर लो। कैटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिज्म सब्सटेंस का ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिज्म याद कर लो, कैटा मतलब कटा, कटा मतलब तोड़ना, तो ब्रेकडाउन हो गया। एग्जांपल है रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में फूड आपका ब्रेकडाउन होता है। सेकंड हो गया आपका एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में आपका सब्सटेंस सिंथेसाइज होता है, बनता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में आपका प्लांट जो लिविंग होता है वो ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए।
चलिए, तो आपका जो लाइफ प्रोसेस है उसमें हम पहला वाला एक जनरल बेसिक इंट्रो देते हैं। देखिए, ये आपके पास क्या है, मैंने साइड में लिख दिया, आपके ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रिप्रोडक्शन को मैंने अलग पेन से इसीलिए लिखा, किताबें इसको लिखती हैं बट बहुत सारी किताबें इसको नहीं मानती हैं और होता भी नहीं है, बट इसलिए मैंने इसको पेन चेंज करके लिखा, बट आप जाने रहिए, ठीक है, सीक्वेंस सही पढ़ना है आपको। सबसे पहला है न्यूट्रिशन। अब देखो न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है इन टेक ऑफ फूड। फूड को क्या करना है, आपको इनटेक करना है, ठीक है। इसमें क्या करता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल होता है वो फूड को इनटेक करता है एंड यूटिलाइज द फूड, या आप फूड की जगह आप लिख सकते हो न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट। तो द प्रोसेस by which an organism obtain food and utilize the food for their energy। मैंने क्या बोला, the process by which an organism obtain or intake food to and utilize the food for energy is known as nutrition। एक छोटी सी बात है, बायो में कभी भी अगर आप ध्यान रखना, अगर लास्ट में ये लेटर आता है, ठीक है, अक्सर ये मिलेगा आपको TION, अगर बायो में ये लेटर आपको मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि वो जो होता है वो एक तरीके का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कभी अगर नहीं भी आएगा बोर्ड में, आप कहीं एग्जाम देने बैठे हो तो आपको का आइडिया ये होना चाहिए कि कम से कम ये एक प्रोसेस होता है। जैसे आप देखो, न्यूट्रिशन नहीं आ रहा है तो न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, डाइजेशन इज ए प्रोसेस, रिस्पायरेशन इज ए प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन इज ए प्रोसेस, एक्सक्रीशन इज ए प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस। तो ये सब आपके एक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो नहीं कुछ आएगा तो आधा नंबर अगर टीचर दयावान होगा तो दे देगा कि कम से कम बच्चे को इतना तो पता है कि इट इज अ प्रोसेस, ठीक है। तो जस्ट अ फैक्ट है, आप याद रखिएगा इनको। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, मैंने बता दिया कि इनटेक और ऑब्टेन करना फूड को और उस फूड को यूटिलाइज करना, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जो न्यूट्रिशन होता है वो आपका दो तरीके का होता है। एक हो गया आपका प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है, जो प्लांट के द्वारा होगा, और एक हो गया आपका एनिमल न्यूट्रिशन, ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन में क्या है, प्लांट न्यूट्रिशन में जनरली आपका फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो प्लांट न्यूट्रिशन में जनरली वो फोटोसिंथेसिस करके अपना इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो अपना फोटोसिंथेसिस करवाएगा, अपना फूड वो गेन करेगा। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एनिमल जो होते हैं वो अपना फूड इनटेक करते हैं। अब वो इनटेक करने का उनका प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपना फूड सड़ी गली चीज़ों से लेते हैं, तो उनको हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो किसी दूसरे की बॉडी पर डिपेंडेंट होते हैं कि उनसे फूड ले रहे हैं, उसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और कुछ होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लेते हैं और उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं, तो उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका 3 पार्ट में आता है, अभी तीनों को आगे डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। अभी आप जानो, एक हो गया आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड हो गया आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड हो गया आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। मैंने क्या बताया, सैप्रोफिटिक का मतलब जो भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो अपना फूड गेन करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है तो चीज़ों को सड़ाता है तो उससे अपना फूड वो गेन करेगा। पैरासिटिक जो किसी दूसरी की बॉडी पर डिपेंड करते हो बट उन्हें मारते ना हो, ठीक है, अभी डिटेल बताएंगे। तो किसी दूसरे की बॉडी पर डिपेंड करते हो बट उन्हें मार ना रहा हो, उसको हम पैरासिटिक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जुआ, लाइस, ठीक है, दूसरे की बॉडी पर रहता है वो, लेकिन उनको बिना मारे उन्हीं से फूड लेता है वो। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक का मतलब है जैसे हम लोग हो गए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हम लोग लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और हमारी बॉडी उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देती है, तो वो हमारा हो गया एनिमल न्यूट्रिशन, ठीक है। और प्लांट न्यूट्रिशन में जनरली आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है। अब अगर एक कॉमन पॉइंट आप देखो तो न्यूट्रिशन में जो आप कॉमन पॉइंट है इसका, न्यूट्रिशन में आप लेते क्या हो, न्यूट्रिशन में आप न्यूट्रिएंट लेते हो, न्यूट्रिएंट इन द सेंस आप फूड ही लेते हो। अब ये फूड जो होता है ये हर लिविंग की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो फूड जो है वो किसी भी लिविंग की या हर लिविंग की
एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि फूड उसको चाहिए ही चाहिए। तो अगर ओके, फूड चाहिए क्यों, सबसे बड़ा सवाल है, फूड हमें चाहिए क्यों, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो फूड हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल है उसका, उसको चाहिए। सेकंड है क्यों चाहिए, क्योंकि हमें फूड से एनर्जी मिलती है। ठीक है, दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब सवाल ये है कि कितना चाहिए, भाई लेते थोड़ी ना रहेंगे, कितना चाहिए। हो सकता हो किसी की बॉडी में फूड का अमाउंट कम जरूरत हो, किसी में ज्यादा हो, तो इसके बेसिस पर हमें इसको दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहला जो है, पहले को हमने नाम दिया है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और एक को दिया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब नाम से ही क्लियर है, मैक्रो का मतलब, मैक्रो मतलब ज्यादा के लिए, लार्ज नंबर के लिए यूज होता है, और माइक्रो में जो होता है वो आपका स्मॉल नंबर के लिए यूज होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम भी, जो सीनियर सेक्शंस हैं, जो क्लासेस हैं, उसमें इसका दूसरा नाम भी रखते हैं। मैक्रो को हम प्रॉक्सिमेट बोलते हैं हम, ठीक है, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फूड बोलते हैं। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है इसको हम प्रोटेक्टिव बोलते हैं, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड बोलते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। सीनियर सेक्शंस में आपको 11th में और आफ्टर 12th आपको पढ़ाया जाता है ये। तो प्रॉक्सिमेट और एक हो गया प्रोटेक्टिव। देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपकी बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए और आपके डाइट में रेगुलर प्रेजेंट होने चाहिए, वो होता है मैक्रो या प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। क्या बताया, मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपकी बॉडी को ज्यादा मात्रा में, लार्ज नंबर और रेगुलर डाइट अपनी सप्लाई में आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, माइक्रो जो होता है वो प्रोटेक्टिव, मतलब वो एक सपोर्ट का काम करता है, आपको रेगुलर लेने की जरूरत नहीं है, रेगुलर डाइट में जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आपकी बॉडी में वो जा रहा है तो वो आपके लिए सफिशिएंट है, बट जाना चाहिए। तो जो आपकी बॉडी को ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड हो गया। जो आपकी बॉडी को कम रिक्वायरमेंट है वो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, प्रोटेक्टिव हो गया। तो ज्यादा जिसको चाहिए लार्ज नंबर में वो हो गया मैक्रो, रेगुलर डाइट में आपको रखना ही पड़ेगा इसको। और माइक्रो जो हो गया आपका, वो आपको रेगुलर डाइट में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा आपका। अब दोनों के जनरली एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट का जो एग्जांपल आता है, ठीक है, ये मैं यहां लिख देता हूं इसका एग्जांपल। मैक्रो आपकी बॉडी को रेगुलर कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही चाहिए, ये हो गया पहला। दूसरा, आपकी बॉडी को प्रोटीन रेगुलर चाहिए ही चाहिए, आपकी बॉडी को फैट रेगुलर कम मात्रा में, मतलब चाहिए, एक रेगुलर आपको रखना ही पड़ेगा। और आपकी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड, ये भी आपकी बॉडी को रेगुलर चाहिए। ये वो चार हैं जो आपकी बॉडी को रेगुलर डाइट में या आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, और सेकंड आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या है, आपका मिनरल हो गया। ठीक है, आपको पता है मिनरल आप रेगुलर नहीं लेते हो, बट आपको एक प्रोटेक्टिव के लिए आपको चाहिए। आपके पास विटामिन हो गया, विटामिन आपको चाहिए ही चाहिए। अच्छा, इसमें याद रखिएगा वाटर मैक्रो में नहीं आता है, वाटर माइक्रो में आता है। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि वाटर मैक्रो में आता है, ऐसा नहीं है, वाटर को माइक्रो में ही रखा गया है। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम वाटर तो रोज पीते हैं और रेगुलर डाइट में, तो बेटा रेगुलर डाइट एक अलग चीज होती है। ठीक है, पानी को आप डाइट में नहीं रखते हो। बैलेंस डाइट अब आपने पढ़ा होगा, तो आपने बैलेंस डाइट का एक नेट पे सर्च कर लेना, उसमें आपको कोई पानी साथ में नहीं मिलता है। बैलेंस डाइट में सारी चीजें आपको यही मिलती है, कार्बोहाइड्रेट भी फूड से मिले। ठीक है, क्योंकि H2O इज नॉट अ फूड नहीं है वो, और बैलेंस डाइट में हम सिर्फ फूड की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली मिनरल हो गए आपके, विटामिन हो गए आपके, और वाटर हो गए, ये सब आपके जो हैं माइक्रो में आते हैं। ये 3 माइक्रो में आते हैं, और ये जो 4 हैं ये आपके मैक्रो में आते हैं। ये आपकी बॉडी को ज्यादा चाहिए और ये आपकी बॉडी को लिमिटेड में चाहिए, आपको रेगुलर डाइट में नहीं रखना है, आप रखते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, अब उसके बाद आता है एक छोटा सा और, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया होगा, हटा देते हैं इसको।
अब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, एक चीज जानो, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में, तो वो बेटा होता है कार्बोहाइड्रेट। आपकी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला का है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपके बॉडी में एनर्जी का सोर्स है। देखो, कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट भी होता है। अब मतलब क्या है इसका, देखो आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट और जो आपका फैट होता है, आपकी बॉडी में लगभग 70 से 75% जो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है। आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए उसमें 70 to 75 कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट का ही होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी यही दोनों प्रोड्यूस करते हैं। मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि हमको जो एनर्जी लेना है वो कार्बोहाइड्रेट से लेना है और फैट से ही लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरा, फैट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में 2 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक डाटा है, आप डाटा लिख लो कि अगर आपके पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, आपके पास 1 ग्राम फैट है और आपके पास 1 ग्राम अगर प्रोटीन है, ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है 4.1 किलो कैलोरी, ठीक है। 1 ग्राम अगर फैट जलाते हो तो ये आपको लगभग 9.2 के अप्रॉक्स किलो कैलोरी एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा। और अगर आप प्रोटीन लेते हो तो लगभग ये 5.4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इस डाटा के हिसाब से आप ये देखो कि 1 ग्राम फैट अगर आपकी बॉडी में जलता है तो वो लगभग 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 4.1 और प्रोटीन जो होता है वो 5.4 करता है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा अगर फैट करता है तो हमें अपनी बॉडी में रेगुलर सप्लाई में क्या रखना पड़ेगा, फैट ज़्यादा रख लें भाई। फैट अगर ज़्यादा खाएं तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद प्रोटीन खाएं तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमें फूड जो लेना चाहिए, ठीक है, हमें एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम सबसे ज़्यादा फैट ले लें, सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा। उसके बाद प्रोटीन ले लें और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट ले लें। सबसे ज़्यादा हम फूड फैट लेते जाएं, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी। फिर प्रोटीन लेते जाएं, फिर कार्बोहाइड्रेट सबसे कम लेते जाएं, वैसे भी एनर्जी कम प्रोड्यूस करना है। बट एक्चुअली में क्या हुआ, जब हमने इसकी रियलिटी चेक की, बॉडी में जब चेक किया, सबसे ज़्यादा बॉडी कार्बोहाइड्रेट की डिमांड करती है, उसके बाद बॉडी फैट की करती है और सबसे लास्ट बॉडी फैट प्रोटीन की करती है। ऐसा क्यों हुआ, देखो सबसे पहले प्रोटीन का समझो। प्रोटीन क्यों लास्ट में गया बेटा? प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन आपकी बॉडी में कहीं स्टोर नहीं हो सकता है, ठीक है। डज नॉट स्टोर इन बॉडी। प्रोटीन आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता तो प्रोटीन बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और अगर प्रोटीन ही बॉडी से बाहर निकल गया तो जलाओगे किसको? क्योंकि स्टोर वो हो, जैसे स्टोर होता तो आप जरूरत पड़ने पर आप उसको यूज कर लेते, लेकिन ये बॉडी में स्टोर ही नहीं होता है तो ये निकल जाता है बाहर। जबकि कार्बो और फैट तो बॉडी में स्टोर, भाई फैट तो एडिपोज टिश्यू 9 में पढ़ा होगा, स्टोर कर लेता है। कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी में स्टोर होता है, रहता है, ठीक है। एक्सेस, आपने ग्लूकोज शुगर आपने पढ़ा होगा होता है, तो एक्सेस जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन लेते हैं तो वो शुगर लेवल को डाउन कर देता है। तो कैसे करता है डाउन, वो आपको सब इसी पढ़ना है डिटेल में। तो यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट स्टोर होते हैं बट प्रोटीन स्टोर नहीं होता। प्रोटीन बाहर निकल जाएगा, तो जब बाहर निकल गया तो एनर्जी प्रोड्यूस वैसे भी नहीं कर पाएगा वो ज़्यादा, तो इसलिए प्रोटीन सबसे लास्ट में गया। अब आया कार्बोहाइड्रेट और फैट। फैट क्यों सेकंड नंबर पे गया? आपकी जो बॉडी का कंट्रोलर ऑर्गन है वो है आपका ब्रेन, ठीक है। जैसे घरों में होता है, मम्मी लोग कंट्रोलर ऑर्गन होते हैं हमारे। तो जो कंट्रोलर होता है हमारे सिस्टम का, हमारी बॉडी का, कहीं भी कोई भी स्कूलों में हो गया, घर पर हो गया, हमारे बॉडी का हो गया, कहीं भी जो कंट्रोलर होता है जो वो बोलता है वही होता है। तो हमारे बॉडी के कंट्रोलर यानी जो ब्रेन है उसने ये डिमांड रखी है कि हमें जो एनर्जी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट वाली ही चाहिए। मतलब हमको कार्बोहाइड्रेट वाली एनर्जी ही चाहिए और हमको कोई नहीं चाहिए। अब कुछ लोग के दिमाग में ऐसा क्यों?
जैसे कंपैटिबिलिटी होती है, ठीक है। तो आपका ब्रेन, जैसे कार्बोहाइड्रेट जब जलता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब ज़्यादा इन द सेंस का मतलब जो एप्रोप्रिएट होता है, एक होता है कि कह सकते हो आप कोई चीज़ जल रही है, एक चीज़ बहुत अच्छे से जली और एक चीज़ उतनी अच्छे से नहीं जली है। तो कार्बोहाइड्रेट जब बर्न होता है तो उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, किसी भी और अदर फंक्शंस, किसी अदर प्रोसेसेस के लिए आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो आपका जो कंट्रोलर, आपका जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन ने क्या बोला है कि कार्बोहाइड्रेट से निकली हुई एनर्जी ही हमको चाहिए। तो भाई कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, कंट्रोलर जो एनर्जी लेना चाहेगा, तो कंट्रोलर ने फैट कार्बोहाइड्रेट बोल दिया है। तो इसीलिए हमको अपने रेगुलर डाइट में कार्बोहाइड्रेट का लेवल ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि आपके ब्रेन को एनर्जी किसकी ज़्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वाली, ज़्यादा लेना पड़ेगा उसको। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को आपको सबसे ज़्यादा लेना है, फैट सेकेंड नंबर पर रहेगा और प्रोटीन थर्ड नंबर पर रहेगा। तो ये डाटा आप याद रखिएगा, ये क्लासेस में पूछे जा सकते हैं कि या पेपर में, कि एक होता है अमाउंट ऑफ फूड टेकन और एक होता है कि कितनी एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है अमाउंट ऑफ फूड टेकन, ठीक है, ये बन सकता है एक। तो सबसे ज्यादा आपको क्या चेक करना है, सबसे ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, फिर आपको प्रोटीन लेना है और फिर आपको फैट लेना है। ये आपको फूड लेना है, ठीक है, आपको ये लेना है। एनर्जी, एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी वो आपका फैट करेगी, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। तो एनर्जी में तो सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन, फैट आगे होता है, फिर प्रोटीन होता है और फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। बट फूड इनटेक जो करना है, सबसे ज्यादा कार्बो, प्रोटीन, फिर फैट। रिपीट कर रहा हूं, वहां दूसरा था प्रोटीन लास्ट में, इन द सेंस देखो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा चाहिए, फैट और प्रोटीन में हम बोल सकते हैं कि लमसम कोई ज्यादा कोई कम, मतलब एक बराबर ही चाहिए। बट फिर भी उसमें भी अगर हम देखते हैं तो प्रोटीन थोड़ी ज्यादा चाहिए। बचपन 8th 7th में पढ़ा होगा, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर एलिमेंट। तो एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन को एक अलग और जिम्मेदारी मिली है कि पूरी बॉडी को बनाना भी है, तो इसीलिए फैट से थोड़ा सा ज्यादा इसको अमाउंट में रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रो के बारे में एक डिटेल डिस्कशन। नेक्स्ट आपका जो पोर्शन है वो है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप जनरली पढ़ोगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जो प्लांट इनऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इनका यूज करते हैं और इनका यूज करके जब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक जनरली प्लांट्स करते हैं, ग्रीन प्लांट्स ही करेंगे, मतलब जो सेल्फ अपना खाना जो खुद बना सकते हैं, जो खुद बना लेते हैं अपना खाना, उनको हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, बाय यूजिंग एक्सटर्नल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो प्लांट ही कर सकता है, सॉइल, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, इन सब का यूज कर सकता है, वो बना सकता है, उसको हम ऑटोट्रॉपिक बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सेकंड है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो फूड बना नहीं सकते हैं बट वो फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम फूड बना नहीं सकते क्योंकि हम प्लांट पे डिपेंड, भाई जब तक गेहूं नहीं मिलेगा हमें प्लांट से, हम उसको नहीं खा सकते, चावल नहीं मिलेगा हम नहीं खा सकते, आलू जब भी ये नहीं मिलेगा हम नहीं खा सकते। तो हम अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट हैं, हमें मिलेगा तब हम बनाएंगे तब हम खाएंगे, तो हम किसी और पर डिपेंड है। कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे बॉडी पर अगर डिपेंड करता हो, दूसरी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता हो, तो उसको हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ये हेटेरोट्रॉपिक 3 तरीके का होता है जो मैंने भी आपको बताया। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? डेड डिकेइंग, सड़ी गली चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो किसी और बॉडी, लिविंग बॉडी पे डिपेंड कर रहे हैं, उनसे अपना फूड ले रहे हैं बिना उनको मारे, ठीक है। डिटेल अभी बताएंगे आपको, एक ओरल समरी ले लो आप। तीसरा हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन, इनऑर्गेनिक कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम फूड लेते हैं और सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में हम बॉडी उसको इनटेक कर लेती है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो ये एक समरी मैंने दे दिया आपको, एक चैप्टर का एक इंट्रो दे दिया मैंने आपको, और उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ाया आज आपको समझ में आया होगा। और बच्चों 10th क्लास है, स्टार्टिंग से ही थोड़ा सीरियस रहिए, ठीक है। और आपके हर टॉपिक्स थोड़ा देखिए 10th क्लास के भी और कुछ
11th-12th की भी कंटेंट आपको रहेंगे कि आपको 11th-12th में दिक्कत ना हो। बहुत माइन्यूट कंटेंट रहेंगे कि आपको 10th की कोई भी क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे, ठीक है। जो भी बोर्ड एक हद तक का क्वेश्चन बना सकते हैं वो आपको इसी कंटेंट में से ही मिलेगा, ठीक है। तो आप जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। जो भी दिक्कत हुई होगी, कोई टॉपिक पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन हुआ होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं लेक्चर पसंद आया होगा और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।